नमस्कार मित्रों, छात्र छात्राओं। आज हम सभी जिस विषय को पर चर्चा करने वाले हैं वह है विशाख दत्त के विषय में। विशाख दत्त के जीवन वृत्ति के विषय में समझना है, उनकी कृतियों के विषय में, शैली के विषय में। सीधा विषय पर चलते हैं। जीवन वृत्त। मुद्रा राक्षस की प्रस्तावना से विशाख दत्त के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि इनकी जानकारी अन्य किसी ज़्यादा ग्रंथों से प्राप्त नहीं हुई है और ज़्यादातर कवि हमारे संस्कृत के ऐसे रहे हैं कि जिन्होंने अपने विषय में कम लिखा है, लेकिन काव्य ग्रंथ काफ़ी लिखे हुए हैं, नाटक लिखे हैं। ऐसा ही मुद्रा राक्षस के विषय में है। तो मुद्रा राक्षस के जो प्रणेता हैं विशाख दत्त, इनको मुद्रा राक्षस की प्रस्तावना से ही हम इनके विषय में जान सकते हैं और अन्य जगह इनकी जानकारी कोई भी प्राप्त नहीं होती है। वहाँ पर लिखा है कि अद्य सामंत वटेश्वर दत्त पौत्रस्य महाराज पद भाग प्रथुसूनो कविर विशाख दत्तस्य कृति मुद्रा राक्षसम नाम नाटकम नाट्यतव्यम। इससे ज्ञात होता है कि विशाख दत्त के पितामह, यहाँ देखिए ऊपर संस्कृत में नाम आया है सामंत वटेश्वर दत्त पौत्रस्य, सामंत वटेश्वर दत्त पौत्रस्य के इससे ज्ञात होता है कि विशाख दत्त के पितामह सामंत वटेश्वर दत्त थे और पिता इनके महाराज प्रथु। कुछ संस्करणों में पिता का नाम महाराज भास्कर दत्त भी मिलता है। सामंत और महाराज शब्दों से हमें ज्ञात होता है कि इनके पूर्वज राजा के अधीन छोटे राजा थे। संभवतः इसीलिए विशाख दत्त की बाल्यकाल से ही राजनीति में रुचि रही और उसी का परिपाक मुद्रा राक्षस है। विशाख दत्त का दूसरा नाम विशाख देव भी हमें मिलता है। आगे देखते हैं। विविध कला ज्ञान। तो मुद्रा राक्षस के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि विशाख दत्त जो है वह राजनीति में, अर्थशास्त्र में, गणित में, नाट्यशास्त्र में, ज्योतिष में, दर्शन शास्त्र, विशेषतः न्याय, बौद्ध और जैन दर्शन, व्याकरण और नीति शास्त्र आदि का गंभीर अध्ययन किया है। तो ये एक विषय है, आप लोग दिमाग में बिठा सकते हैं कि इन विषय के ये ज्ञाता थे, इनको जानकारी थी इन विषयों के बारे में, इन दर्शनों के बारे में। कुछ स्थानों पर अर्थशास्त्र, न्यायशास्त्र और ज्योतिष आदि के पारिभाषिक शब्दों का भी हमें प्रयोग मिलता है। कृतित्व आगे समझते हैं। कृतित्व के विषय में तो विशाख दत्त की प्रमुख कृति है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस से ही ये फेमस है, इनकी कीर्ति है, इनका यश है कि इसके आधार पर ही उनको गौरव कैसा है, अक्षुण्ण रहा है। कौन सा ग्रंथ है? मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त के नाम से दो अन्य रचनाएं भी हमें मिलती हैं। प्रथम है देवी चंद्रगुप्त और द्वितीय है अभिसारिका वंचितक। और एक और मान सकते हैं कि अभिसारिका वंधितक, ऐसा भी बोला जाता है और ऐसा भी। तो देवी चंद्रगुप्त में क्या है कि रामगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी की ऐतिहासिक घटना वर्णित है। चंद्रगुप्त अंत में देवी जो ध्रुव देवी है, ध्रुव स्वामिनी से विवाह करता है। यह एक प्रेमाख्यान नाटक है। यह अपूर्ण ही उपलब्ध है, पूर्ण नाटक प्राप्त नहीं होता है। और जो द्वितीय है अभिसारिका वंचितक, इसमें उदयन, वासवदत्ता, पद्मावती, राजा उदयन, वासवदत्ता और पद्मावती की प्रणय कथा है। यह ग्रंथ अप्राप्य है, इनकी प्रामाणिकता अनिर्णीत है। आगे देखें हम। विशाख दत्त का समय 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध ये सिद्ध हुआ है, लेकिन कैसे विद्वानों ने इसको सिद्ध किया है इसको समझते हैं कि विशाख दत्त के समय के विषय में पर्याप्त मतभेद है। कुछ विद्वान इसको चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन कवि मानते हैं और कुछ अवंती वर्मा का समकालीन मानते हैं। ये चंद्रगुप्त द्वितीय का समय है और ये अवंती वर्मा का। फिर प्रोफेसर याकोबी मुद्रा राक्षस में आए चंद्र ग्रहण की तिथि के आधार पर 860 ईस्वी के आसपास इनका समय मानते हैं। विशाख दत्त के समय का निर्णय बहुत कुछ उनके भरतवाक पर आश्रित है। तो इनका समय निर्धारण करने के लिए जिन्होंने भरतवाक्य लिखा है, नाटक के अंत में लिखा जाता है, उस पर आश्रित मानते हैं। आगे देखते हैं, भरतवाक्य दिया है यहाँ पर। यहाँ इसमें आप ये वाला शब्द देखिए, महीम पार्थिवस चंद्रगुप्तः, महीम पार्थिवस चंद्रगुप्तः, अर्थात कि कुछ संस्करणों में पार्थिवस चंद्रगुप्ता के स्थान पर पार्थिवो अवंती वर्मा, पार्थिवो दंती वर्मा, पार्थिवो रंती वर्मा, पार्थिवो रंत वर्मा पाठ मिलते हैं।
यानी इतने नाम मिलते हैं, ये कहीं ये ऐसा पढ़ा जाता है, कहीं ऐसा पढ़ा जाता है। तो अंतिम दो जो रंती वर्मा और रंत वर्मा है, ये वाला रंती वर्मा और ये रंत वर्मा, ये है रंती वर्मा और ये रंत वर्मा, इतिहास में कैसे हैं? अप्राप्य हैं। आगे देखिए, जो दंती वर्मा लगभग 720 ईस्वी के लगभग पल्लव राजा थे। इनके समय में कोई म्लेच्छों का आक्रमण दक्षिण में नहीं हुआ था। ये शैव राजा थे। कैसे राजा थे? शैव राजा थे। भरत वाक्य में राजा की विष्णु से तुलना है। किस भगवान से तुलना है? विष्णु से। अतः ये तीनों पाठ असंगत हैं। पार्थिवोरंती वर्मा का क्या मतलब है, इसको समझिए कि पार्थिवोरंती वर्मा अवंती वर्मा मौखरी वंश के कन्नौज नरेश हैं। प्रभाकर वर्धन की जो पुत्री है राजश्री का विवाह उनके पुत्र ग्रह वर्मा से हुआ था। इन्होंने प्रभाकर वर्धन के सहयोग से 582 में हूणों को हराया था। अतः इनके साथ मिलेच्छ यानी मिलेच्छ नाश का संबंध ठीक बैठता है। हाइलाइटर ले लेते हैं एक सेकेंड। हूणों को हराया, किसको हराया? हूणों को हराया। राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। एकदम दिमाग में बिठाइए। फिर आगे देखिए, इस आधार पर प्रोफेसर के.टी. तेलंग ने विशाखदत्त का समय 7वीं या 8वीं शताब्दी माना है। प्रोफेसर ध्रुव ने इसी आधार पर विशाखदत्त का समय 6वीं शताब्दी ईस्वी का उत्तरार्ध सिद्ध किया है। तो हमको जो लास्ट अंतिम समय मिलता है वो 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध मिलता है। अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है जैसे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी में कि प्रोफेसर के.टी. तेलंग विशाखदत्त का समय कब निर्धारित करते हैं, तो फिर हमें बताना पड़ेगा 7वीं और 8वीं शताब्दी। प्रोफेसर ध्रुव ने समय निर्धारित किया 6वीं शताब्दी से, 6वीं शताब्दी ईसा का उत्तरार्ध सिद्ध किया है। आगे देखिए, पार्थिव चंद्रगुप्त, फिर इसको कैसे कहा गया कि प्राचीन जो टीकाकार हैं ढूंढीराज ने इसका अर्थ चंद्रगुप्त मौर्य लिया है। कुछ विद्वानों ने इस पर आपत्ति की है कि नाटक के भरतवाक्य में समसामयिक राजा का उल्लेख होता है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य अर्थ लेना ठीक नहीं। यह मत सर्वथा असंगत है, क्योंकि ऐतिहासिक नाटकों में प्रसंग और घटना का क्या होता है? स्वराज्य के अनुकूल वर्ण राजा का ही उल्लेख होता है। जैसे यानी जैसा प्रसंग होगा, जिस राजा का वर्णन होगा तो उसका नाम जरूर आएगा, ऐसा कहा है। मालविकाग्निमित्र में भरत वाक्य में राजा अग्निमित्र का उल्लेख है। गुप्त, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आगे आइए, बस 6वीं शताब्दी इतना याद रखिए कि डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने सर्वप्रथम विशाखदत्त का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से स्थापित किया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है, इतना याद रख सकते हैं आप कि काशी प्रसाद जायसवाल ने सबसे पहले विशाखदत्त का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से स्थापित किया। प्रोफेसर हिलेम्ब्रा, स्पेयर, टोनी, R.S. पंडित, C.R. देवधर आदि इस मत से सहमत हैं और वे विशाखदत्त का समय 400 ईस्वी के लगभग मानते हैं। जो पाश्चात्य विद्वान हैं उन्होंने ऐसा माना है कि विशाखदत्त का समय 400 ईस्वी के लगभग हो सकता है। अब आइए आगे, विशाखदत्त चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन, यहाँ छोड़ दीजिए, आगे आइए। चलिए, जितना महत्वपूर्ण है, हाँ, अब ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि मुद्रा राक्षस की संक्षिप्त कथा। हम कथा के बारे में समझ लेते हैं कि मुद्रा राक्षस की संक्षिप्त कथा क्या है। 7 अंकों का, कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। राजनीति विषयक नाटक है, ये याद रखिए। मुद्रा राक्षस कैसा नाटक है? तो 7 अंकों का है और राजनीति विषयक नाटक है। इसमें मुद्रा किसको कहते हैं? अंगूठी को। इसमें मुद्रा के द्वारा राक्षस को वश में करने का वर्णन है। तो राक्षस कौन है? राक्षस कोई भूत प्रेत वाला राक्षस नहीं है। यह अमात्य था नंद का, तो अमात्य उसका नाम राक्षस है, उपाधि है, अतः इसका नाम मुद्रा राक्षस पड़ गया। मुद्रा अंगूठी और राक्षस को वश में करने के लिए। इसमें दिखाया गया है कि चाणक्य ने नंद वंश का नाश किया और अपनी कूटनीतिज्ञ चालों से नंद वंश के मुख्यमंत्री राक्षस को वह चंद्रगुप्त का मुख्यमंत्री
बना देता है। इसमें राक्षस और चाणक्य के दाव पेचों का, यानी कैसी वो चाल चलते एक दूसरे के प्रति, उखाड़ पछाड़ का, संधि विग्रह का विस्तृत वर्णन है। अंकानुसार कथा इस प्रकार है। सभी अंकों की कथा को अब हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, प्रथम अंक की कथा हाईलाइटेड तो वैसे है ही। प्रथम अंक की कथा देखते हैं। चाणक्य स्वयं नंद वंश के नाश की सूचना देता है और प्रतिज्ञा करता है कि वह नंद वंश के महामंत्री राक्षस को अपने वश में करके चंद्रगुप्त का मुख्यमंत्री बनाकर उसका राज्य सुदृढ़ कर देगा। तदनुसार योजनाएं बनाई जाती, यानी उसके अनुसार योजना बनेगी कि कैसे उसको उसके राज की रक्षा करानी है। तो उसने देखा कि जो नंद वंश का जो अमात्य था, राक्षस था, वो बहुत ईमानदार व्यक्ति है, तो उसी को क्यों ना इनका अमात्य बना दिया जाए चंद्रगुप्त का। ऐसा उसने प्रतिज्ञा ही ले ली। चाणक्य विष कन्या के प्रयोग से मलय केतु के पिता पर्वतक की हत्या करवा देता है। तो मलय केतु एक पात्र है यहाँ पर, उसके पिता है पर्वतक। इनकी हत्या चाणक्य के द्वारा कराई जाती है, वो भी किससे? विष कन्या के माध्यम से। और प्रचार करा देता है कि राक्षस ने उसे मरवा दिया। मलय केतु को भी इस बात का विश्वास दिला देता है। चाणक्य का एक गुप्तचर है छपणक। चाणक्य के गुप्तचर का नाम क्या है? छपणक। ये विशेष महत्वपूर्ण है। छपणक जीव सिद्धि राक्षस का परम मित्र बन जाता है। कौन है चाणक्य का गुप्तचर? छपणक, याद रखिएगा। छपणक है जीव सिद्धि, राक्षस का परम मित्र बन जाता है। राक्षस के अन्य दो मित्र भी हैं। एक है सेठ चंदनदास, जौहरी है जो, और है सकटदास। नाम थोड़े से आपको वैसे लगेंगे कठिन, लेकिन इतने कठिन भी नहीं है। सकटदास एक कास्थ है। चाणक्य के एक गुप्तचर को सेठ चंदनदास के घर से राक्षस की मुद्रा अंगूठी मिल जाती है और उससे वह उसको किसको देता है? चाणक्य को दे देता है। चाणक्य एक जाली पत्र लिखकर, जाली पत्र यानी फर्जी चिट्ठी लिख करके उस पर राक्षस की मुद्रा से मोहर लगा देता है। तो पहले राजा लोग जब अपना कोई पत्र भेजते थे, प्रेषित करते थे, तो उसमें अपनी अंगूठी ही उनकी एक मोहर होती थी जिस पे नाम अंकित होता था। कोई वैसी पहन नहीं सकता था, ऐसे आजकल हम लोग मोहर लगाते हैं, सील लगाते हैं। तो उसी मोहर को वो उसकी अंगूठी को लगा देता है, क्योंकि अंगूठी उसे प्राप्त हो जाती है। सेठ चंदनदास के यहाँ पर लगाकर राक्षस के मित्रों के पास भेजकर उसे फोड़ लेता है। फोड़ मतलब अपने साइड कर लेता है। आगे देखिए। चाणक्य राजद्रोह के अभियोग में सकटदास को फांसी और चंदनदास को सपरिवार कारावास की आज्ञा देता है। यहाँ तक जो चंदनदास का जो सपरिवार कारावास की आज्ञा दिया जाना है, ये यहाँ तक वर्णित है। अब इसके बाद अंक दूसरे की कहानी समझते हैं हम। राक्षस के एक गुप्तचर द्वारा ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त के वध की राक्षस की योजना असफल हो गई। तो राक्षस का ही एक गुप्तचर यानी शिष्य आकर के राक्षस को बतलाता है कि चंद्रगुप्त के वध की, यानी चंद्रगुप्त के वध के लिए राक्षस ने एक योजना बनाई थी, वह कैसी हो जाती है? असफल हो जाती है। और उसमें जो राक्षस के आदमी थे वह मारे जाते हैं। चाणक्य का ही एक व्यक्ति सिद्धार्थक सकटदास को बचाकर राक्षस का प्रेम पात्र बना देता है और राक्षस की मुद्रा भी उसे लौटाता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त में मनमुटाव की सूचना दी जाती है। ये यहाँ तक दूसरा अंक हो गया। तीसरे अंक में समझिए कि राक्षस को धोखा देने के लिए चंद्रगुप्त और चाणक्य का कृत्रिम कलह होता है। कृत्रिम कलह का संबंध समझते हैं? कृत्रिम कलह मतलब झूठ मूठ की लड़ाई दिखाने का, है ना, जो असली लड़ाई नहीं है, लेकिन और लोगों को ऐसा भ्रम हो जाए कि हाँ वास्तव में इन दोनों में लड़ाई हो गई है। तो इन्होंने ऐसा कृत्रिम कलह दिखाया। कौमुदी महोत्सव मनाने की चंद्रगुप्त की आज्ञा को चाणक्य रोक देता है। चंद्रगुप्त के द्वारा बुलाए जाने पर चाणक्य कृत्रिम क्रोध करके मंत्री पद से उसे त्यागपत्र प्रस्तुत करता है। यानी चाणक्य को कहें तो मंत्री पद त्यागने के लिए विवश करता है। तो ऐसा सब जगह खबर हो जाती है कि भाई इन दोनों में झगड़ा हो गया है, कलह हो गया है। राक्षस के गुप्तचर इसे वास्तविक कलह समझ लेते हैं। तो राक्षस के जो गुप्तचर होते हैं, गुप्तचर ही सूचना पहुंचाएंगे राक्षस के पास, वो इसको असली का समझ लेते हैं। तो आगे बस यहाँ पर तृतीय अंक समाप्त हो जाता है, चतुर्थ अंक प्रारंभ होता है। देखते हैं चतुर्थ अंक।
7 अंकों का नाटक है ये, बहुत ही अच्छा नाटक है। राक्षस का गुप्तचर, राक्षस वही जो अमात्य था नंद का। राक्षस का गुप्तचर सूचना देता है कि चंद्रगुप्त और चाणक्य में मनमुटाव हो गया और चंद्रगुप्त ने चाणक्य को मंत्री पद से हटा दिया। मलय केतु को विश्वास हो जाता है कि जो राक्षस चाणक्य से क्रुद्ध है, जो राक्षस है वो चाणक्य से क्रुद्ध है, चंद्रगुप्त से नहीं है। राक्षस और मलय केतु चंद्रगुप्त पर आक्रमण करने का निश्चय करते हैं। पंचम अंक देखते हैं। पंचम अंक की कहानी क्या है कि चाणक्य अपनी कूटनीति के माध्यम से राक्षस और मलय केतु में फूट डालने में समर्थ होता है। चाणक्य ने सकटदास से एक कूटपत्र लिखवाया और उस पर राक्षस की मुद्रा लगा करके, वही मोहर लगा करके मित्रों को भेजा। राक्षस का कपटी मित्र सिद्धार्थक उसे लेकर जाता है। चाणक्य ने पर्वतेश्वर के आभूषण गुप्तचरों के द्वारा राक्षस के हाथ बेच दिए थे। तो जो चाणक्य था, चाणक्य ने पर्वतेश्वर के जो आभूषण थे गुप्तचरों के द्वारा राक्षस के हाथ से बिकवा दिए। वे आभूषण पिटाई होने पर सिद्धार्थक के पास मिलते हैं। इससे मलय केतु को विश्वास हो जाता है कि राक्षस ने ही उसके पिता पर्वतेश्वर को मरवाया है। बल्कि मरवाया किसने था? चाणक्य ने मरवाया था। किससे? विषकन्या से मरवाया था। लेकिन यहाँ उल्टा करता है, जेवर उसके आभूषण बिकवा देता है, कंगन अंगूठी वगैरह, तो जिससे ऐसा उसे मलय केतु को पता चल जाता है, ऐसा विश्वास हो जाता है कि राक्षस ने ही पर्वतेश्वर की हत्या की है, जबकि हत्या किसने की थी? चाणक्य ने करवाई थी। छठवें अंक को देखते हैं। छठवें अंक में क्या है कि अमात्य राक्षस मलय केतु के सैन्य शिविर से निकलकर पटना आ गया है। चाणक्य के आदेश के अनुसार 2 व्यक्ति चंदनदास को बद्ध भूमि में ले जा रहे हैं। अब किसको? चंदनदास को फांसी हो गई है, उसको बद्ध भूमि जो होती है जहाँ पर फांसी दी जाती है, बद्ध भूमि, वहाँ लेके जा रहे हैं। चाणक्य के गुप्तचर से राक्षस को सूचना मिलती है कि चंदनदास को फांसी दी जा रही है। अब चाणक्य का गुप्तचर ही बतला देता है कि राक्षस को सूचना ये मिल जाती है कि चंदनदास को फांसी दी जा रही है। अब सप्तम अंक में क्या होता है कि ये बचाने के लिए जाएंगे अपने मित्र को। चंदनदास फांसी के लिए बद्ध भूमि की ओर ले जाया जा रहा है। अमात्य राक्षस वहां पहुंचकर अपने परम मित्र चंदनदास इनका मित्र था, परम मित्र चंदनदास के प्राणों की रक्षा के लिए आत्मसमर्पण करता है, स्वयं को सौंप देता है कि भाई जो कहोगे, जो शर्तें होंगी वो मैं मान लूँगा। चाणक्य इस शर्त पर चंदनदास को छोड़ने के लिए तैयार होता है कि राक्षस चंद्रगुप्त का अमात्य बन जाए। बेबस होकर राक्षस चंद्रगुप्त का अमात्य होता है। प्रतिज्ञा पूरी होने के कारण चाणक्य अपनी चोटी बांधता है। यहाँ चोटी खोलने का ये कारण बतला दिया गया कि चाणक्य ने अपनी चोटी खोली, प्रतिज्ञा की, फिर प्रतिज्ञा पूरी करने के बाद चोटी को बांधा। थोड़ा सा इनके विषय में आगे समझ लेते हैं। विशाखदत्त की नाट्यकला, विशाखदत्त संस्कृत के उन नाट्यकारों में से, ये मैं PDF ऐसे स्क्रॉल कर देती हूँ, जिनको रिटन देना है एग्ज़ाम वो यहाँ से पढ़ लें। धीमे से स्क्रॉल करती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। नाट्य कुशलता, ये हेडिंग है। कथा संयोजन, पात्रों का चरित्र चित्रण, इसको थोड़ा सा देख लें कि नाटक में जो विशाखदत्त का नाटक है इसमें 29 पात्र हैं, 28 पुरुष पात्र हैं और केवल एक ही स्त्री पात्र है। प्रमुख पात्र 6 माने गए हैं। गौण पात्रों का महत्व भी कम नहीं है। गौण प्रमुख पात्र 6 हैं। चाणक्य है, राक्षस है, चंद्रगुप्त है, मलय केतु है, चंदनदास है, सकटदास है। विशाखदत्त ने प्रतिद्वंदी युगल के रूप में प्रथम 4 पात्रों को प्रस्तुत किया है। किसको? चाणक्य को, राक्षस को, चंद्रगुप्त को और मलय केतु को। ये प्रतिद्वंदी हैं। शेष 2 राक्षस के परम मित्र हैं। तो चंदनदास और सकटदास राक्षस के परम मित्र हो जाते हैं। यदि चाणक्य कूटनीतिज्ञ, शक्ति का सूत्रधार, सतत सतर्क, पुरुषार्थवादी, बुद्धिजीवी, जोड़ तोड़ और दाव पेच में दक्ष, विश्वस्तों पर भी विश्वास न करने वाला, प्रधानमंत्री होकर भी झोपड़ी में रहने वाला,
तो राक्षस कूटनीति में अत्यंत निपुण होने पर भी आस्तीन के सांपों को न पहचानने वाला, भाग्यवादी, कपट मित्रों पर भी विश्वास करने वाला है, मित्रों के लिए सर्वस्व त्यागी है, उदार मना है, कूटनीतिज्ञ चालों में सभी साधनों को अपनाने वाला है, गुणों से चाणक्य तक को मुग्ध कर देने वाला है, मोहित कर लेने वाला है। चंद्रगुप्त योग शासक होने पर भी चाणक्य के हाथ की कठपुतली है। मलय केतु पुरुषार्थी होने पर भी उद्दंड है, अविवेकी है। चंदनदास और सकटदास अविश्वसनीय मित्र हैं, मित्र के लिए सर्वस्व त्यागी और प्राणों तक की बलि देने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे कौन है? चंदनदास और सकटदास हैं। नाटक का नायक कौन है? तो नायक के विषय में समझ लें कि विशाखदत्त नाटकीय परंपराओं के प्रति विद्रोही है। अतः परंपरागत देखा जाए तो राजा चंद्रगुप्त को नायक न बनाकर प्रधान आमात्य चाणक्य को नायक बनाया है। चाणक्य ही प्रारंभ से लेकर अंत तक घटना चक्र का नियामक, संचालक, प्रेरक, उद्बोधक और स्वाभीष्ट प्राप्ति करता है। यह कथन भ्रामक है कि फल प्राप्ति चंद्रगुप्त को होती है। फल प्राप्ति ये तो भ्रामक है। कहते हैं कि नाटक का नायक उसे मनाया जाता है नाट्यशास्त्र के अनुसार कि जिसको फल की प्राप्ति हो। अब यहाँ कहा जाए कि चंद्रगुप्त को क्या मिला? राजगद्दी मिली, तो फल की प्राप्ति चंद्रगुप्त को ही, इसलिए चंद्रगुप्त। लेकिन ऐसा नहीं है। चाणक्य ने प्रतिज्ञा की थी, उसकी प्रतिज्ञा पूरी होती है तो फल की प्राप्ति किसको हुई है? चाणक्य को हुई है। तो इस हेतु से चाणक्य ही नाटक का नायक है। वस्तुतः फल प्राप्ति चाणक्य को होती है क्योंकि उसकी सभी योजनाएं, प्रतिज्ञाएं, निर्णय, निश्चय सफल होते हैं। अतः वह प्रतिज्ञा पूर्ति सूचनार्थ शिखा बांधता है। आगे देखिए विशाखदत्त की शैली। तो विशाखदत्त की शैली थोड़ा देख लेते हैं। विशाखदत्त ही वह नाटककार हैं जिन्होंने नाटक की वास्तविकता को समझकर नाटक लिखा और उसे काव्यात्मकता से दोष से बचाया। अतएव इसमें प्रसाद माधुर गुणों की प्रचुरता है, वीर रस है, उदात्त वर्णनों में ओज गुण, गौणी रीति भी है, कोई संकोच नहीं किया। प्रकृति वर्णन के प्रसंग कम मिलते हैं किंतु अत्यंत प्रभावोत्पादक हैं जितने भी मिले हैं। अंगी रस कहें तो वीर रस है। अतः राजनीति, नीति एवं आचार शिक्षा आदि के वर्णनों में वैदर्भी रीति ही मुख्य है। श्रृंगार और करुण आदि के प्रसंग अत्यंत न्यून हैं, फिर भी इनके वर्णन रोचक एवं प्रभावशाली हैं। ये अलंकार लिखे हैं कि किन अलंकारों का प्रयोग है, किसका नहीं है। अलंकारों का प्रयोग नहीं है तथापि उसमें उपमा, रूपक, श्लेष, समासोक्ति, अर्थांतरन्यास, अप्रस्तुत प्रशंसा के सुंदर प्रयोग मिलते हैं। कवि ने श्लेष का देखिए कि श्लेष के प्रयोग में व्यंग्यार्थ की प्रतीति में विशेष योग दिया है। कवि ने शार्दूल, विक्रीडित, शिखरणी और श्रद्धरा जैसे बड़े छंदों को प्रचुरता से प्रयोग किया है। प्रासाद, माधुर और नीति का एकत्र समन्वय करते हुए कवि का कथन है कि बुद्धि, शक्ति और भक्ति इन तीनों गुणों से युक्त वास्तविक सेवक होते हैं, अन्य स्त्री तुल्य केवल भारभूत हैं। आगे देख लेते हैं हम। यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया, परीक्षा में इतना ही काफ़ी होगा आप लोगों के लिए। ज़्यादातर अभी बीए की परीक्षा चल रही है, जो महत्वपूर्ण होगा वहाँ मैं रुकूंगी। यहाँ देखिए छंद, विधान, प्राकृत प्रयोग। मुद्रा राक्षस में 3 प्राकृतों का प्रयोग मिलता है। प्राकृत क्या होता है? प्राकृतिक भाषा है, प्राकृत भाषा। तो शौरसेनी सामान्य रूप से व्यवहृत है, महाराष्ट्री पद्य रचना में मिलती है, मागधी, छपड़क, सिद्धार्थक आदि के द्वारा बोली जाती है। तो 3 प्राकृत भाषाएं हैं, शौरसेनी है, महाराष्ट्री है, मागधी है। यूजीसी में और टीजीटी में ऐसा प्रश्न आ जाता है संस्कृत साहित्य पे कि छंदो विधान मुद्रा राक्षस में कैसा है छंद, छंदो विधान और प्राकृत प्रयोग। तो छंद विधान आगे देखेंगे। प्राकृत में तो इन्होंने 3 बताई हैं, शौरसेनी बताई है, महाराष्ट्री बताई है और मागधी बताई है। कीथ के अनुसार पुरुष पात्रों द्वारा शौरसेनी पद्यों का भी प्रयोग हुआ है। तो कीथ ने ऐसा बताया है, जो पाश्चात्य विद्वान है, कि शौरसेनी पद्यों का प्रयोग किसने किया है? पुरुष पात्रों ने किया है। मुद्रा राक्षस में सबसे अधिक इन छंदों का प्रयोग हुआ है। शार्दूल विक्रीडित है, कितने छंद हैं? 39। श्रद्धरा 24, वसंतलिका 19, शिखरणी 22, शिखरणी श्लोक 22 बोला है। इसके अतिरिक्त इन छंदों का भी प्रयोग हुआ है। आर्या है, प्राकृत है, उपजाति है, औपछंदिक है, पुष्पिताग्रह है, प्रहर्षणी, मालिनी, मंदाक्रांता, रुचिरा, वंशस्थ, सुवदना, हरणी। यहाँ तक हमने जाना विशाखदत्त के बारे में। आशा करती हूँ आपको
विस्तृत जानकारी मिल गई होगी कम समय में ही। वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने मित्रों को और मित्रों की परीक्षा में सहायता ज़रूर करें। उनको ये वीडियो ज़रूर भेजें, लिंक भेजें। हमने जाना विशाख दत्त के बारे में। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।